नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। मतलब इसका समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सुना भी होगा, हो सकता है बहुत बार। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का हुआ। बहुत शोर था, बहुत लंबे समय से, कई महीने से कह रहे थे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। पहले परमाणु बम फोड़ने वाले थे, फिर हाइड्रोजन बम की बात करने लगे। परमाणु बम जो है वो तो फुस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बम का हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। जब उन्होंने पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात की थी तो लगा था कि कुछ सच्चाई हो सकती है। पूरी तरह से उनकी बात सच तो कभी नहीं लगी, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से उनको चुनौती दी थी कि अगर उनको लगता है कि उनके आरोप सही हैं तो वो एफिडेविट पर जो है अपना आरोप इलेक्शन कमीशन को भेजें। राहुल गांधी ने वो हिम्मत कभी नहीं जुटाई कि जो आंदोलन जीवी साथी हैं उन्होंने एक लेख में पूरा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी एफिडेविट पर राहुल गांधी ये आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य, इस सारे अभियान का उद्देश्य सच्चाई जानना या सच सामने लाना नहीं है। इसका उद्देश्य एक नैरेटिव बनाना है। और जो उन्होंने बात नहीं कही, आगे कह रहा हूं मैं, वो ये कि एक संदेह पैदा करना है चुनाव आयोग पर, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर, और देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत का लोकतंत्र खोखला है। वरना राहुल गांधी कैसे बाहर जाकर बोलेंगे कि आइए और लोकतंत्र बचाइए। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, कोई स्वायत्त नहीं बची है और देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। केवल राहुल गांधी एक हैं जो डेमोक्रेसी को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि उनके पूरे परिवार ने, खानदान ने इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, अपने संगठन से यानी कांग्रेस से लेकर देश के स्तर पर, सामान्य कानून से लेकर संविधान के स्तर तक, सब पर इस देश में जनतंत्र खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। इस देश के लोगों ने और इस देश के उस समय के विपक्षी दलों ने, उनका ये प्रयास था जिसकी वजह से आज भी देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। तो लोकतंत्र अगर देश में बचा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इस देश के लोगों को जाता है, आम जनता को जाता है। जिस तरह से इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, इंदिरा गांधी को अपनी सीट रायबरेली से हरा दिया, तो मतदाता ने संदेश दिया कि हम एक हद तक बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो वो हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद से जो है कांग्रेस पार्टी, आप 80 और 84 को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी की गिरावट लगातार जारी है। 84 के बाद कांग्रेस पार्टी को कभी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला अकेले, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि इस बात को, मतदाता के इस संदेश को समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी 2004 से संसदीय राजनीति में हैं। पहले महामंत्री बने, फिर पार्टी के, और फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट भी बन गए। अब प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये इन सब पदों पर रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में, जिताने में कामयाब नहीं हो रहे। जिन राज्यों में पार्टी का संगठन मजबूत था वहां भी पार्टी हार रही है। गुजरात में तो 1990 के बाद से कांग्रेस को जीत का सुख देखने को ही नहीं मिला। और इस तरह से मैं गिनाना शुरू करूं तो तमाम राज्य हैं, आप जानते हैं सबके बारे में। अब उन्होंने जब से लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर आ जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, गठबंधन की सरकार बन गई, और गठबंधन की सरकार उसी तरह से चल रही है जैसे 303 सीटों पर भाजपा की सरकार चल रही थी। यानी 2019 के चुनाव के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया सरकार के कामकाज में, बल्कि और तेजी से और दृढ़ता से और ज़्यादा बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम हो रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया है, जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब दिया है अमेरिका को भारत ने, और दुनिया में जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा बढ़ा है, उस सब से
कांग्रेस की और खास तौर से राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगली बात यह होने वाली थी कि उन पर दबाव बनता उनकी पार्टी के अंदर से कि भाई अगर चुनाव जिता नहीं सकते तो हटो, किसी और को मौका दो। यही बात G23 ने कही थी, चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को कि भाई राहुल गांधी अगर नहीं संभाल सकते पार्टी को तो वो हटे, किसी और को मौका दें। लेकिन गांधी परिवार के हाथ से पार्टी चली जाएगी तब उसका राजपाट जाएगा। सरकार जाने से उसका राजपाट नहीं जाता। सरकार जाने से उसका रुतबा बना रहता है, उसका राजपाट बना रहता है, क्योंकि उसका तंत्र बना हुआ है। जिस दिन पार्टी हाथ से निकल गई उस दिन ये परिवार सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी इस परिवार की। इसलिए पकड़ कर रखते हैं कि पार्टी किसी भी हालत में हमारी पकड़ से बाहर न निकलने पाए, पार्टी पर हमारा कब्जा बना रहे। इसके लिए पार्टी को बर्बाद करना पड़े तो कर दो, इसके लिए पार्टी को कमज़ोर करना पड़े तो कर दो। और यही काम राहुल गांधी इस समय जोर शोर से कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर और उनकी क्षमता पर सवाल न उठे, इसके लिए वो वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं। बिहार में 16 दिन की यात्रा की, बिहार में मुद्दा भी नहीं बन पाया, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं बना। और लोगों को तो छोड़िए, अपने सहयोगी दल को नहीं समझा पाए कि ये मुद्दा है, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पाए कि ये मुद्दा है। तो एक बार जो है महाराष्ट्र की विधानसभा सीट का मामला लेकर आ गए थे, फिर कर्नाटक की, और अब आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। उनका कहना है कि ये सरकार ही चोरी हो गई थी, हम जीत रहे थे। अब उनके तर्क सुनिए तो आपको इतना हास्यास्पद लगेगा। जो भी उन्होंने तथ्य अपनी ओर से तथ्य मानकर पेश किए वो सब फैक्ट चेक हो गए, सब गलत निकले। उनके तर्क सुनिए तो उससे आपको समझ में आएगा कि उनकी समझ का स्तर क्या है। कि बैलेट पेपर में तो हम जीत रहे थे, जब ईवीएम खुली तो हार गए। तो भाई जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज का आपने उदाहरण दिया, उसी तरह से उससे ज़्यादा मात्रा में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां बैलेट पेपर में बीजेपी जीत रही थी लेकिन ईवीएम खुली तो हार गई। तो इसका क्या मतलब, कांग्रेस ने वोट चोरी कर ली? मतलब ऐसी हास्यास्पद बात, बचकानी बात केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा की 4 सीटें जुलाना, हथीन, नांगल चौधरी और आदमपुर में पोस्टल बैलेट खुले तो उसमें बीजेपी आगे थी, लेकिन अंतिम नतीजा आया तो बीजेपी हार गई ये सीट। तो इस तर्क में कोई दम नहीं है। और पोस्टल बैलेट इस बात का संकेत नहीं होते कि कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी, अंतिम नतीजे का कोई संकेत नहीं देते। मुझे याद है 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, बैलेट पेपर खुला तो बीजेपी बहुत आगे थी। बीजेपी में जश्न मनाया जाने लगा कि ये ट्रेंड है और हम जीतने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे काउंटिंग शुरू हुई, आगे बढ़ी, बीजेपी हारती गई और तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गई। तो पहली बात तो ये, पोस्टल बैलेट इस बात का कोई संकेत नहीं देते कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, पोस्टल बैलेट में कोई भी आगे हो। दूसरी बात या दूसरा तर्क जो राहुल गांधी का है वो इससे भी ज़्यादा हास्यास्पद है। पोस्टल बैलेट तो कम से कम तथ्यात्मक रूप से इतना सही है कि पोस्टल बैलेट में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पार्टी आगे थी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आया मतदान के बाद तो उसमें एग्जिट पोल बता रहा था कि हम जीत रहे हैं। अब आपने किसी जिम्मेदार नेता से ये बात कभी सुनी कि हम एग्जिट पोल में जीत रहे थे, उसके बाद हमको बेईमानी से हरा दिया गया? 2004 में एग्जिट पोल सभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को वापस ला रहे थे और बीजेपी हार गई। तो क्या वोट चोरी हुई थी? 2024 में सभी एग्जिट पोल बीजेपी और एनडीए को 350-400 सीटें दे रहे थे, बीजेपी की सीटें आई 240। तो क्या वोट चोरी हो गई थी? मतलब कुतर्क की भी एक सीमा होती है, और कुतर्क आप जितना ज़्यादा करते हैं उससे आपकी बुद्धि के स्तर का पता चलता है कि आपकी समझ कितनी है। तो राहुल गांधी ने ये बातें कही कि ये हाइड्रोजन बम है,
अब दुनिया ने ऐसा हाइड्रोजन बम कभी देखा नहीं होगा जिसका कोई असर ही ना हो। बात हरियाणा की कर रहे थे और उनके मंच पर हरियाणा कांग्रेस का एक भी नेता नहीं था, यानी उनकी पार्टी के लोग ही उनसे सहमत नहीं है। जिन लोगों को पेश किया गया, बाद में जब मीडिया ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उन बातों का खंडन किया। उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं है कि उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है। अब राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है। बिहार का चुनाव है। आप देखिए, जब आप किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में खामी की ओर इशारा करते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हर चुनाव में होती है। लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन लगातार ठीक करने का प्रयास करता है और उस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के लोग तो होते ही हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं, जिनको BLA कहा जाता है, बूथ लेवल एजेंट। वो कहीं गड़बड़ी हो रही हो, कोई जो है गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी ओर इशारा करते हैं। बिहार में SIR हो गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी शिकायत नहीं दर्ज की गई, लेकिन राहुल गांधी रोना रो रहे हैं कि SIR के जरिए वोट चोरी हो गई। अब इसका क्या जवाब कोई दे सकता है? क्योंकि तथ्यों का जवाब दे सकते हैं आप, तर्कों का जवाब दे सकते हैं, तथ्यहीन बातों का और कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। कोई व्यक्ति जितना इस तरह की बात करे उतना वो अपने बौद्धिक स्तर के बारे में लोगों को बताता है। तो राहुल गांधी इन दिनों जो कुछ बोल रहे हैं, ये कथाकथित वोट चोरी के मुद्दे पर, उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उनको पहले ट्रेन करें, उनको प्रशिक्षण दे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वोटों की गिनती होती है, किस तरह से मतदाता सूची बनती है, उसका प्रकाशन होता है, कब उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का क्या क्या मौका है, क्या उसकी क्या प्रक्रिया है, नाम हटाने और जोड़ने की क्या प्रक्रिया है मतदाता सूची में, और उसके बाद उनको कोई ये समझाए कि भाई पोस्टल बैलेट कोई भी प्रमाण नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, और एग्जिट पोल भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि जो एग्जिट पोल में आया वही नतीजे में आएगा। ये बात सामान्य व्यक्ति की भी समझ में आती है, राहुल गांधी की समझ में नहीं आती। अब आप देखिए, किसी सिस्टम में, व्यवस्था में जब आप खामी की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या होता है कि ये गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए। तो राहुल गांधी का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, चलिए मान लीजिए गड़बड़ी है, वो होती भी है, तो अब अगला कदम होना चाहिए कि इसको सुधारा जाना चाहिए, और इसको सुधारने का भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को जो अधिकार मिला है उसके तहत उसको SIR का अधिकार है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये ऐसा अधिकार है जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता। बिहार में SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते जब तक कि आप ये ना बताएं हमारे सामने कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, और अभी तक बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला तो कोई सामने आया नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। तो राहुल गांधी का उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक कराने का नहीं है, व्यवस्था में सुधार लाने का नहीं है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? जो व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अराजकता पैदा हो। इसलिए उन्होंने जब हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया तब जेनजी की बात की है, मतलब उनको नेपाल याद आ रहा था, नेपाल याद दिला रहे थे कि देश के युवा सड़कों पर निकले। देश के युवा सड़कों पर निकल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के कहने से तो कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन क्योंकि देश के युवा राहुल गांधी से अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, ज़्यादा योग्य समझते हैं, ज़्यादा सक्षम समझते हैं हर मामले में। 54 साल का एक बेरोजगार आदमी जिसने जीवन में कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यवसाय नहीं किया, फिर भी वो अरबपति है, उससे तो सीखने को तैयार नहीं है इस देश के युवा।
आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की आमदनी का जरिया क्या होता है, उनकी कमाई किस तरह से होती है। ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो भी बता देगा। तो राहुल गांधी की पहली बात तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, साख नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर उनकी ही पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा नहीं है। तो वो कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग उनकी बात समझ जाएंगे और मान लेंगे। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझाए कौन? कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो उनको समझा सके। उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनकी गर्दन अकड़ी रहती है कि अरे कि हम तो पैदाशी राज करने वाले हैं, हमको कौन समझाएगा। हम जो बोलते हैं वही इस देश का कानून है, वही इस देश का संविधान है। ये बात चुनाव आयोग नहीं समझ रहा है, हमारे विरोधी नहीं समझ रहे हैं राजनीतिक, वो तो समझ में आता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा, हाई कोर्ट नहीं समझ रहा है। तो उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही है कि हम जो कह रहे हैं उसको सही क्यों नहीं मान रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से बोल रहे हैं या बिना तथ्यों के बोल रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है या नहीं। इन सब बातों को आप अलग कर दीजिए। सिर्फ आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि हम जो कह रहे हैं उसको अंतिम सत्य मान लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है। फिर हम विदेशी ताकतों को बुलाएंगे, और बुलाते ही रहते हैं। विदेशी ताकतें भी यही अभियान चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो राहुल गांधी और ऐसे तत्वों का जो भारत विरोधी हैं, ऐसा मिलन हुआ है कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो रहा है। ये दूध और पानी की तरह मिल गए हैं। तो राहुल गांधी का ये जो हाइड्रोजन बम था, दिवाली में पटाखे छोड़े जाते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की हर बार कोशिश करता है, वो चल नहीं पाता है। वो उसमें जो सबसे कमज़ोर पटाखा होता है वो भी जितना असर और जितना प्रभाव पैदा करता है, उनका हाइड्रोजन बम उतना भी नहीं कर पाया। राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम की ताकत से अपनी पार्टी को नहीं समझा पाए, कन्विंस नहीं कर पाए। तो एक झूठी बात का प्रचार करने के लिए निकले हैं राहुल गांधी। वो तब तक करते रहेंगे जब तक कांग्रेस के लोग हाथ जोड़कर उनके सामने आकर नहीं कह देंगे कि हम किसी चुनावी हार के लिए आपको जिम्मेदार नहीं मानेंगे। आप हमको चुनाव हराते रहिए, हम आपको नेता के रूप में सरमाथे पर बैठाए रखेंगे। उनके अंदर का जो डर है राहुल गांधी के कि पार्टी के अंदर से सवाल उठना शुरू हो सकते हैं, उससे बचने के लिए ये सब वो मायाजाल रचते हैं। और ये मायाजाल वो रचते रहेंगे। उनके पास एक ही विकल्प है, अगर ये मायाजाल नहीं रचना है तो फिर उनको राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा, जो वो चाहते नहीं। राजनीति से रिटायर होने का मतलब है पार्टी का कंट्रोल हाथ से जाना। पार्टी का कंट्रोल हाथ से जाने का मतलब है सत्ता हाथ से जाना। उनके लिए अब पार्टी ही सत्ता है और वो डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, उसके बिना उनका डूबना तय है। तो वो बेचारे अपने को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको आपको समझना चाहिए। उनकी मजबूरी है, उनके सामने कोई विकल्प बचा नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।